बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर का ही जो है वो रिमेनिंग पार्ट है। अच्छा जी, जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले थे जी। अच्छा, सबसे पहले जी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को चार किस्म के ऑपरेशंस जो है बताए थे, जो कि हम लोग एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए किसी भी जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। जिसमें से हमारे पास था जी, सबसे पहले हमारे पास था जी डिलीटिशन, उसके बाद ये हमारे पास इंसर्शन, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन या फिर मेनटेन का ऑपरेशन जो है। अच्छा जी, सबसे पहले जब भी आपने किसी स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग के अंदर चेंज करना है तो कंप्यूटर जो है वो किस तरह से चेंजिंग जो है वो कैलकुलेट करता है। तो जी यह कंप्यूटर किस तरह से चेंजिंग जो है परफॉर्म करता है, ये इसके लिए कंप्यूटर एक मैट्रिक्स बना लेता है। जिस स्ट्रिंग को चेंज करना होता है उसे हम हमेशा जो सा कहते हैं पहले कॉलम के अंदर लिख लेते हैं जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मैथ को आर्ट्स के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो हम इसे जो सा कहते हैं पहले कॉलम के अंदर लिख लेंगे। या फिर आप चेंज करने के ना भी कहें, आप ये कहें कि इन दोनों की आपस में कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो आप इस जिसे कन्वर्जन करना चाहते हैं उसे आप पहले कॉलम में लिख लें। उसके बाद जिसके अंदर चेंज करना चाहते हैं उसे आप पहली रो के अंदर लिख लें। फिर आपने यहाँ पर इनकी बेस वैल्यूज लिखनी है। बेस वैल्यूज में आपने इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, टेबल को कुछ इस तरह से ड्रा करना है। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दोनों के दरमियान में आपकी आ जाएगी 0। अब 0 से लेके आप लास्ट वाली रो तक जो सा कहते हैं लास्ट वाले कॉलम तक यानी सेकंड रो के अंदर जो है बेस वैल्यूज एंटर कर देंगे। फॉर एग्जांपल ए के नीचे मैंने 1, आर के नीचे 2, 3, 4 इस तरह से एंटर कर दिए। इसी तरह इसी 0 के नीचे कॉलम्स के अंदर भी हम 0 से लेके 5 तक वैल्यूज एंटर कर देंगे। ये लाजमी नहीं है कि जी 5 तक की वैल्यूज एंटर करनी है, जितनी जो है उसकी वर्ड की लेंथ होगी उसी हिसाब से जो आप वैल्यूज एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके वर्ड के अंदर 7 कैरेक्टर्स मौजूद हैं तो आप बेस वैल्यूज जो है वो 0 से लेकर 7 तक एंटर करेंगे। और इस साइड पे अगर आपके पास कैरेक्टर्स की लेंथ जो सा कहते हैं 8 या 9 मौजूद है तो आप उसी हिसाब से जो है वो बेस वैल्यूज जो है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब ये आपके पास एक टेबल जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब आप इससे कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। कैलकुलेशन आपने किस तरह से परफॉर्म करनी है कि मैंने आपको 3 ऑपरेशंस बताए थे। जब भी आप किसी किस्म की कोई भी डिलीटिशन करेंगे तो आपने जो सा कहते हैं टॉप से डाउन की तरफ एरो को ड्रॉ करना है। जब भी आप किसी किस्म की कोई इंसर्शन परफॉर्म करेंगे आपने लेफ्ट टू राइट जो है वो एरो को ड्रॉ करना है। और जब भी आप किसी किस्म की कोई सब्स्टिट्यूशन करेंगे या मेंटेन करेंगे तो आपने डायगोनली एरो को ड्रॉ करना है। और इन तीनों ऑपरेशंस की वैल्यू जो सा कहते हैं कॉस्ट जो है वो आपको 1 की सूरत में बियर करना पड़ेगी। और कॉस्ट 1 हर दफ़ा जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ऐड होती जाएगी। अब जब भी आपने इन खाली सेल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो ये इर्द गिर्द के जो सेल्स मौजूद होंगे वो आपको वैल्यू कैलकुलेट करने में मदद करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इस सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास m है और यहाँ पर हमारे पास a है। या तो हम जो सा कहते हैं m को जो सा कहते हैं a के साथ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने जो सा कहते हैं सिर्फ a की ऑपरेशन के जरिए m को a के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम जो सा कहते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इस सूरत में जो सा कहते हैं हमारे पास जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे तो हमारे पास जो एरो आएगा वो हमारे पास आएगा डायगोनल फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर जब हम डायगोनली जो सा कहते हैं एरो जो है वो लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 के अंदर +1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर बाकी 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करते यानी अगर हम फॉर एग्जांपल डिलीटिशन परफॉर्म करते तो यहाँ पर हमारे पास 1 के अंदर जो एरो आना था वो टॉप से डाउन की तरफ आना था, लेकिन वहाँ पर हमारे पास कॉस्ट आ जानी थी 2। और यहाँ पर अगर हम किसी किस्म की कोई भी जो सा कहते हैं इंसर्शन परफॉर्म करते तो हमारे पास एरो आना था लेफ्ट टू राइट और उस सूरत में भी कॉस्ट हमारे पास 2 आनी थी। जबकि हमने कॉस्ट जो किया वो मिनिमम जो सा कहते हैं किसी भी तरह यहाँ पर मेंटेन करनी है। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट मेंटेन कर सकते हैं कि अगर हम 0 के अंदर +1 करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा जी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने डायगोनल ऑपरेशन की मदद से जो सा कहते हैं यहाँ पर 1 कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इस वाले हिस्से के अंदर जो सा कहते हैं वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी, अगर हम किसी किस्म की डिलीटिशन करते हैं तो हमें टॉप से डाउन की तरफ एरो लगाना पड़ेगा। और टॉप से डाउन की तरफ जब हम एरो लगाएंगे तो उस सूरत में हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर हम जो सा कहते हैं डायगोनली जो सा कहते हैं सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 1 है और जब हम इसमें +1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, और अगर हम किसी किस्म की कोई भी इंसर्शन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो सा कहते हैं 1 मौजूद है और हमें एरो जो है वो लगाना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट और तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब दोनों सूरतों में 2 आएगा तो हम दोनों एरो लगा देंगे, हम डायगोनल एरो भी लगा देंगे, लेफ्ट टू राइट एरो भी लगा देंगे और यहाँ पर वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो है 2 लिख देंगे। अब हमने इस हिस्से की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इस हिस्से की वैल्यू जो सा कहते हैं हम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं कि अगर तो हम जो सा कहते हैं करते हैं डिलीटिशन तो वैल्यू यहाँ पे आएगी 4। ठीक है,
अगर हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो उस सूरत में वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, और अगर हम इंसर्शन करते हैं तब भी वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो हम सब्सटीट्यूशन और इंसर्शन दोनों परफॉर्म कर देते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास डायगोनल एरो भी आ जाएगा और लेफ्ट टू राइट एरो भी आ जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम ये लास्ट वाले जो सा कहते हैं सेल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम डिलीटिशन करते हैं तो वैल्यू आएगी 5। ठीक है। और अगर हम जो सा कहते हैं यहाँ पर सब्सटीट्यूशन और जो सा कहते हैं इंसर्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 4। ठीक है, इस लास्ट वाले सेल के अंदर। तो हम इस तरह से जो है लास्ट वाले सेल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 जो है वो वैल्यू आ गई। इस तरह हमने पूरी एक रो की जो है वो वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब आपने फर्दर जो सा कहते हैं जो टेबल्स मौजूद हैं या जो रो मौजूद हैं उनकी आपने वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सेकेंड रो जो सा कहते हैं यानी कि ये ए वाली रो की वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो अगर हम जो सा कहते हैं यहाँ पर डिलीटिशन परफॉर्म करते हैं तो वैल्यू आंसर आता है हमारे पास 2। अगर हम इंसर्शन परफॉर्म करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 3। सब्सटीट्यूशन करते हैं तब भी हमारे पास आंसर आता है 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम डिलीटिशन और सब्सटीट्यूशन दोनों जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। एक एरो हमारे पास आएगा टॉप से डाउन की तरफ, एक आएगा हमारे पास डायगोनली। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है जी। जब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 2 आ जाएगी तो उस सूरत में जो सा कहते हैं हम लोग नेक्स्ट जो सा कहते हैं यहाँ पर जो सा कहते हैं इस सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 मौजूद है, यहाँ पर भी 2 मौजूद है। तो हम यहाँ से जो सा कहते हैं इसकी सब्सटीट्यूशन करेंगे ताकि हमारे पास मिनिमम आंसर आएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमारे पास यहाँ पर भी वैल्यू जो सा कहते हैं 2 मौजूद है। तो उसके बाद अब हम इस हिस्से की जो सा कहते हैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2 मौजूद है और यहाँ पर 2 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे जी, डिलीटिशन की बजाय जो सा कहते हैं इंसर्शन और सब्सटीट्यूशन से आंसर यहाँ पर 3 जो है वो जनरेट कर लेंगे। अब यहाँ पर भी 3 मौजूद है हमारे पास, और यहाँ पर जो सा कहते हैं हमारे पास 3 मौजूद है। ठीक है। इसकी वैल्यू जो सा कहते हैं ऊपर हमारे पास 4 मौजूद थी। तो हम यहाँ पर फर्दर जो सा कहते हैं इंसर्शन और सब्सटीट्यूशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो सा कहते हैं वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है जी। ये आपके पास जो सा कहते हैं उसने सभी की वैल्यू जो सा कहते हैं कैलकुलेट की हुई है। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जी हमारे पास टी वाली रो जो सा कहते हैं अगर हम जो सा कहते हैं यहाँ पर डिलीटिशन परफॉर्म करते हैं तभी हमारे पास मिनिमम आंसर आता है। हम 1 से 2 पे आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करते तो 3 आना था, और अगर हम इंसर्शन करते तो आंसर हमारे पास 4 आना था। इस तरह से इस वाले सेल की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सब्सटीट्यूशन की सूरत में मिनिमम आंसर आता है, और यहाँ पर भी हमारे पास सब्सटीट्यूशन की सूरत में मिनिमम आंसर आता है, और यहाँ पर हमारे पास इंसर्शन की सूरत में मिनिमम आंसर जो है वो आ जाता है। इस तरह से आपने सारे के सारे टेबल की जो है वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे अब आपने फर्दर जो सा कहते हैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से टेबल जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आप अपने बेस पॉइंट से यानी 0 से लेके लास्ट तक मुख्तलिफ किस्म के रास्ते जो सा कहते हैं फाइंड आउट करने हैं। आपने 0 से इस लास्ट वाले इस स्टार्टिंग सेल से इस लास्ट वाले सेल तक रास्ता तलाश करना है। ठीक है जी। पाथ फाइंड आउट करना है। पाथ आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि ये एरोज की मदद से पाथ जो है आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। आप पहला पाथ जो उनसे कहते हैं मेरे पास क्या है, मैं 0 से 1 पे गया, 1 से फिर 1 पे गया, फिर 1 पे गया। ठीक है जी। 1 से 1 पे गया, उसके बाद 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से आगे फिर दोबारा 3 पे गया। अब यहाँ पर जो मेरे पास ऑपरेशंस हैं उनको कुछ इस तरह के होंगे। जब मैं 0 से 1 के ऊपर जा रहा हूँ तब मैं कर रहा हूँ डिलीटिशन। 1 से 1 के ऊपर जा रहा हूँ तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ। 1 से 2 के ऊपर जा रहा हूँ तो मैं सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ। 2 से 3 पे जा रहा हूँ तो मैं सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ। 3 से 3 के ऊपर जा रहा हूँ तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसी तरह एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा पाथ्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं, और मे भी पॉसिबिलिटी है कि एक पाथ मौजूद हो। अब सेकंड हमारे पास क्या पाथ मौजूद है कि मैं 0 से इस 1 के ऊपर जाता हूँ, फिर इस 1 से 2 के ऊपर जाता हूँ। ठीक है जी। 2 से फिर कौन सा कहते हैं जी मैं इस 2 के ऊपर चला जाता हूँ। अब इस 2 से इस 3 के ऊपर आ जाता हूँ, 3 से इस 3 के ऊपर आ जाता हूँ। यानी कि आपने एरोज की तरतीब जो सा कहते हैं ध्यान में रखनी है कि वो वाकई 0 से बेस जो सा कहते हैं बेस पॉइंट से एंड वाले पॉइंट तक पहुंचते हैं। दूसरा रास्ता ये था जी हमारे पास। तीसरा रास्ता क्या है जी, हम 0 से 1 पे जाएं, 1 से फिर 1 पे जाएं, और यहाँ से 1 से 2 पे चले जाएं, और इस 2 से फिर आगे फर्दर 2 पे, फिर 2 से 3 पे, और 3 से आगे 3 पे। अब ये हमारे पास इस टेबल के अंदर 3 पाथ्स जो हैं वो बने हैं। ये 3 पाथ्स किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है जी? ठीक है जी। ये हमारे पास जो लास्ट वाली वैल्यू है जी वो ऑप्टिमल रिजल्ट को जनरेट करती है। यानी कि आप मिनिमम 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करके वर्ड मैथ को आर्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। या फिर वर्ड आर्ट को मैथ के अंदर चेंज कर सकते हैं।
इससे कम के अंदर चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने 3 पाथ्स फाइंड आउट किए थे, तो ये 3 पाथ जी 3 डिफरेंट पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला पाथ सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, डिलीटिशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जी हमारे पास डी आ गया, हमने डिलीटिशन परफॉर्म की। उसके बाद हमारे पास मेंटेन आ गया, हमने मेंटेन किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या गया जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिर से जो सा कहते हैं सब्स्टिट्यूशन आ गई, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की। उसके बाद हमारे पास फिर से सब्स्टिट्यूशन आ गई, हमने फिर से सब्स्टिट्यूशन कर दी। फिर से हमारे पास मेंटेन आ गया, हमने मेंटेन कर दिया। यानी कि ये पाथ्स जो हैं या इन पाथ्स के जो एरोज हैं ये उन ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी मदद से आप किसी भी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं हर ऑपरेशन की कोई ना कोई कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल डिलीटिशन की कॉस्ट 1 है, मेंटेन की 0 है, सब्स्टिट्यूशन की 1 है, सब्स्टिट्यूशन फिर हमारे पास इंसर्शन की भी 1 होती है, लेकिन इसके अंदर हमने किसी किस्म की कोई इंसर्शन नहीं की। तो हम सारी कॉस्ट को एंड में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ऑप्टिमल आंसर जो है वो जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये सोल्यूशन किसका है, पाथ 1 का है। अब हम सेकंड पाथ देखते हैं जी। सेकंड पाथ को भी इस्तेमाल करते हुए हम 0 से लेकर 3 तक पहुंच जाते हैं जी। अब सेकंड पाथ में सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, 0 से 1 पे आते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये मुझे किस तरह से पता चला कि मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये डायगोनल मूव थी यहाँ पे। उसके बाद 1 से 2 पे गया, डायगोनल मूव थी और कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। अगर कॉस्ट इंक्रीज ना हो रही होती तो ये मेंटेन होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 से 2 पे जा रहा हूँ, अब भी ये डायगोनल मूव है लेकिन कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही, 2 से 2 ही रह रही है। मुझे फौरन पता चल जाएगा कि ये मैंने मेंटेन ऑपरेशन परफॉर्म किया। उसके बाद मैं 2 से 3 पे जा रहा हूँ, अब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, यानी टॉप से डाउनवर्ड आ रहा हूँ, तो मुझे फौरन पता चल गया कि यहाँ पे मैंने किसी किस्म का कोई डिलीटिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर मैं इस 3 से दोबारा 3 पे मूव कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट क्योंकि सेम रह रही है, तो इसका मतलब है कि मेंटेन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। अब इन एरोज के मुताबिक सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करनी थी, फिर सब्स्टिट्यूशन करनी थी, फिर मेंटेन करना था जी हमने, फिर हमने डिलीटिशन परफॉर्म करनी थी, फिर हमने मेंटेन करना था जी। इस तरह से हमारे पास सेकंड पाथ की मदद से फिर दोबारा से जो है वो ऑप्टिमल आंसर जो है वो जनरेट हो गया। फिर आ जाते हैं जी थर्ड पाथ। इसी तरह थर्ड पाथ की मदद से हम 0 से 1, 1 से 2, 1 से 1, 1 से 2, 2 से फिर दोबारा 2 पे, फिर 2 से 3 पे और 3 से 3 पे जा रहे हैं। इन पाथ के मुताबिक जो सा कहते हैं हम लोगों ने सबसे पहले डिलीटिशन की, मेंटेन किया, फिर हमने इंसर्शन की, फिर मेंटेन किया, फिर डिलीटिशन की और फिर दोबारा से मेंटेन किया। तो इनके जरिए भी जो सा कहते हैं, इस मेथड के जरिए भी जो सा कहते हैं आप ऑप्टिमल आंसर जो है 3 जनरेट करते हुए स्ट्रिंग आर्ट्स को स्ट्रिंग मैथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था जी हमारे पास एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम। इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर जो है वो अंदाज़ा लगाता है कि आप कौन सा वर्ड लिखना चाहते थे लेकिन आप वो लिख नहीं पाए, उसके स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जो आपने वर्ड लिखा होता है वो सबसे पहले उसका एडिट डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और उससे मिलते जुलते जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनका एडिट डिस्टेंस उसके एडिट डिस्टेंस के बराबर होता है वो सारे के सारे आपको ऑप्शन के तौर पे दिखाए जाते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये वो वर्ड्स हैं जिनका एडिट डिस्टेंस इस वर्ड के एडिट डिस्टेंस से मैच करता है। ठीक है जी, इस तरह से आपको बताया जाता है कि जी ये ऑप्शन आपके हो सकते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास ये प्रॉब्लम आपका देखें जी किस तरह से हमने जो कैलकुलेट किया था, हमने सिंपल कैलकुलेशन की थी, हमारे पास जो सा कहते हैं एडिट डिस्टेंस आ रहा था 4। ठीक है, कंप्यूटर की मदद से हमने या एक मेथड की मदद से कैलकुलेशन की तो हमारे पास ऑप्टिमल आंसर क्या आ रहा है जी 3 आ रहा है। अच्छा जी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो सा कहते हैं एडिट डिस्टेंस की हमेशा जो सा कहते हैं जी हमारे पास n स्क्वायर होती है। ठीक है जी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर हम लोग मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। जब रोज और कॉलम्स आपस में मल्टीप्लाई हों n मल्टीप्लाइड बाय n तो ऑटोमेटिकली जो सा कहते हैं वो n स्क्वायर की सूरत में आ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ईच एंट्री जो सा कहते हैं उसे जब हम कंप्यूट करते हैं तो उसे हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम जो है वो लगता है जी। ठीक है, हर एक को कैलकुलेट करने में या कंप्यूट करने में एटलीस्ट जो है वो 1 माइक्रो सेकेंड या 1 मिली सेकेंड जो सा कहते हैं 1 सेकेंड जो है वो लगता है। इस तरह टोटल जो हमारे पास रनिंग टाइम आ जाता है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाता है। जो हमारे पास मेमोरी जो कंज्यूम हो रही है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, जो हमारे पास टोटल रनिंग टाइम आ रहा है वो भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। यानी कि अगर हम मेमोरी के हिसाब से देखें तब भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, और अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तब भी इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है जी। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है आप लोगों के कोर्स के हवाले से। सॉरी, मैं इसमें आप लोगों को लास्ट स्लाइड के बारे में बताना भूल गया। अच्छा जी, ये आप लोगों की लास्ट स्लाइड जो है ये असाइनमेंट है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपने नाम
और अपने फादर के नेम के अंदर जो है एडिट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आपने इसी तरह से एक टेबल बनाना है, टॉप पे अपना नाम लिख लेना है, इस साइड पे आपने अपने फादर का नेम लिख लेना है और उन दोनों के दरमियान में एडिट डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है और वो आपने हार्ड कॉपी के अंदर कैलकुलेट करके उसकी पिक्चर्स लेके उसकी असाइनमेंट जमा करवानी है। जी आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है। आप लोगों ने जी 16 तारीख तक जो है ये असाइनमेंट जो है वो जमा करवानी है। हर सूरत आपकी असाइनमेंट जो है वो जमा होनी चाहिए।